हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो आप फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष आज लेके आए हैं। क्या लागत शिक्षा में लागत, एक मिनट, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण। फ्रेंड्स, यूनिट 2 जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो टॉपिक कल इम्पोर्टेंट नहीं था वो हमने एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया था। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पक्का मिलता है क्योंकि कन्फ्यूजन होने वाला टॉपिक है। फ्रेंड्स, तो क्या करिए, आप हमारे साथ जुड़ के वीडियो को अंत तक देखिए। आगे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, सिद्धांत बताएंगे इसमें। लागत लाभ विश्लेषण एकदम अच्छी तरीके से आप क्लियर कॉन्सेप्ट में समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, तो अभी हमने अपना ये प्रयास स्टार्ट किया है यूजीसी नेट के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाना। तो फ्रेंड्स, क्या करिए कि आप भी चैनल को करिए सब्सक्राइब और फ्री में बिना किसी एप्लीकेशन के क्रम से पूरा सिलेबस पढ़िए और जून तक जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। बाकी अनवरत रूप से सारी चीज़ें हमारे चैनल पर जारी रहेंगी। फ्रेंड्स, तो देखिए जल्दी से फटाफट, अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं तो भी हमारे साथ जुड़िए। और इसके लिए पेपर 1 भी अपना क्लियर करने के लिए पेपर 1 भी अपना तैयार करते रहिए अच्छे से, क्योंकि उतना ही टाइम देना, उतना तो नहीं लेकिन जो है पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 पे फोकस करना भी अत्यंत आवश्यक है, तभी कल्याण होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण। देखिए, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर आधारित एक ऐसी संकल्पना है जिसके अंतर्गत क्या होता है, शिक्षा में लागत और उसके मूल्यांकन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि उसके परिणाम पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षा जगत में संचालित प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं में किए गए धन का आवंटन, उसके परिणाम की जानकारी लागत लाभ विश्लेषण से होती है। तो फ्रेंड्स, अगर देखिए ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, लागत लाभ आप जानते ही होंगे। लागत क्या है? देखिए, शिक्षा में जो व्यय किया जाता है, जो धन खर्च किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स, वो लागत, और लाभ जो उससे फिर परिणाम प्राप्त होता है। तो अब जैसे क्या है, शिक्षा जगत में विभिन्न कार्यक्रम, परियोजनाएं, नीतियां, ये सब चलाया जाता, उसमें धन लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है। फिर उसका परिणाम क्या होता है, जो शिक्षित व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो वही जो है उसका परिणाम। तो ये लागत लाभ विश्लेषण अब देखिए और अधिक अच्छे से क्लियर करने के लिए आप, वो तो शुरुआत में आपने देख लिया कि लागत क्या होती है और लाभ क्या होता है। अब देखिए शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण क्या होता है, यहाँ से प्रश्न आता है और आ भी चुका है पिछले ईयर्स में। तो देखिए, शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण, देखिए लागत आप समझ गए क्या होता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो देखिए, लागत प्रभावी विश्लेषण को प्रायः लागत लाभ विश्लेषण का ही अत्यंत सरलीकृत रूप माना जाता, मतलब उसी के सदृश माना जाता है। लागत प्रभावी विश्लेषण को भी लाभ प्रभावी विश्लेषण के सदृश माना जाता, उसी के समरूप माना जाता। देखिए, यह किसी शिक्षा योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाए गए विकल्पों के मूल्यांकन की विधि है। फ्रेंड्स, वीडियो में साथ में बने रहिएगा, आगे बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हम सिद्धांत बताएंगे आपको। देखिए, फ्रीमैन के अनुसार लागत प्रभावी विश्लेषण अपने परंपरागत रूप में लागत लाभ विश्लेषण के ही सदृश है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये प्रभाविकता का मापन करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि प्रभाव की मात्रा निर्धारित करना कठिन है। तो जैसे मान लीजिए, लागत किसी कंपनी में आपने लगाई, कोई चीज़ उत्पादित की, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें तो सीधे सीधे आप माप सकते हैं कि कितना लाभ हुआ। लेकिन शिक्षा में जो है सीधे सीधे उसका माप आप नहीं कर सकते कि कितना लाभ हुआ है, कितना हमने शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया है। और देखिए क्या है कि शिक्षा का आर्थिक प्रतिफल, इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन क्या है? शिक्षा का आर्थिक प्रतिफल आप जानते होंगे क्या, जैसे कि शिक्षा में जो आपने पैसा लगाया, धन लगाया, इन्वेस्ट किया, तो उसका आर्थिक प्रतिफल, मतलब फिर जो है शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति, मान लीजिए कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है, कुछ बन जाता है, तो वही आर्थिक प्रतिफल होता है। तो वो जब कुछ ना कुछ कमाता है, उसकी जो इनकम होती है, तो इससे क्या होता है, हमारे देश की, उस व्यक्ति की आय बढ़ती है। जब उसकी आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, तो हमारे देश का
आर्थिक विकास भी मजबूत होगा। तो यही है देखिए शिक्षा का आर्थिक प्रतिफल फ्रेंड्स, शिक्षा का आर्थिक प्रतिफल। जब कोई व्यक्ति कुछ करके किसी पोस्ट पे जो है अपनी सेवा देकर धन अर्जित करेगा, जिससे प्रति व्यक्ति उस व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, और तो क्या होगा कि हमारे राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी। जब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तो जो है यही है आर्थिक प्रतिफल। तो देखिए शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा, शिक्षा शास्त्रियों का एक वर्ग उच्च शिक्षा द्वारा मानव पूंजी के प्रतिफल को स्वीकार करता है तथा दूसरा वर्ग मानव पूंजी के संकेतन को स्वीकार करता है। तो ये है फ्रेंड्स क्या है प्रतिफल। शिक्षा जैसे जो हमने बता दिया कि प्रतिफल उसका जो परिणाम होता है क्या, तो एक वर्ग क्या है वो उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है उसको मानव पूंजी के प्रतिफल के रूप में स्वीकार करता तथा दूसरा वर्ग मानव पूंजी के संकेतन को स्वीकार करता। अब देखिए संकेतन सिद्धांत और मानव पूंजी सिद्धांत जो अलग अलग बता दिए इन्होंने शिक्षा शास्त्रियों ने। तो देखिए क्या है संकेतन सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया और मानव पूंजी सिद्धांत किसको बताया, तो ये बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स संकेतन सिद्धांत क्या मानता है, ध्यान से देखिए, दोनों में डिफरेंस समझिए बहुत। देखिए ये लागत लाभ विश्लेषण, देखिए ये टॉपिक पूरा है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है फ्रेंड्स, समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन जब आप ध्यान देंगे तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए ये इकोनॉमिक्स मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट भी है फ्रेंड्स। देखिए क्या है कि देखिए संकेतन सिद्धांत के समर्थक अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। संकेतन सिद्धांत पढ़ रहे हैं आप, ध्यान से देखिए। यह सिद्धांत जहाँ पे फोकस करना होगा वहाँ पे हम बताएंगे जहाँ से एकदम स्पष्ट होगा कि संकेतन सिद्धांत होता क्या है। देखिए यह सिद्धांत उच्च शैक्षणिक डिग्री को ही योग्यता का एकमात्र आधार मानता है। तो संकेतन सिद्धांत क्या करता है, जैसे किसी व्यक्ति ने हायर एजुकेशन प्राप्त की तो उसके पश्चात जो डिग्री होगी उसी को एकमात्र आधार मानता है। स्पष्ट है कि शिक्षा का संकेतन सिद्धांत उच्च शिक्षा प्राप्ति के दौरान व्यतीत किए गए वर्षों से कोई संबंध नहीं रखता। वर्षों से जितना मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आपने समय इन्वेस्ट किया, खर्च किया, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है कि आपने डिग्री प्राप्त करी कि नहीं प्राप्त करी। यदि अंतिम निष्कर्ष के रूप में डिग्री की प्राप्ति नहीं हुई तो इस प्रकार यह केवल उच्च शिक्षा में डिग्री को ही महत्वपूर्ण मानता है। कौन? संकेतन सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ये है। उसके बाद देखिए संकेतन सिद्धांत यह मानता है क्या, देखिए जब कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तत्पश्चात उसके पश्चात क्या होता है, कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है उसके पश्चात कोई डिग्री प्राप्त करता है तो वह इस बात का संकेत करता है कि डिग्रीधारी व्यक्ति श्रम बाजार में उच्च उत्पादक क्षमता रखता है। संकेतन सिद्धांत का यह भी मानना है कि उच्च शिक्षा मानव पूंजी को बढ़ाकर श्रम उत्पादकता नहीं बढ़ाती बल्कि केवल उसका संकेत करती है। देखिए फ्रेंड्स बात समझने योग्य है क्या। संकेतन सिद्धांत कैसे समझेंगे कि ये लोग शिक्षा शास्त्री जो संकेतन सिद्धांत के फेवर में हैं क्या करते हैं, ये मानते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे संकेतन सिद्धांत ये मानता जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई अमुक व्यक्ति है, उसने शिक्षा ग्रहण कर ली, उसके पश्चात उसको डिग्री भी मिल गई, तो फिर क्या होता है जब उसके हाथ में डिग्री आ गई तो ये इस बात का संकेत करता है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि डिग्रीधारी जो व्यक्ति है, जब मान लीजिए आपके देश में बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए विभिन्न प्रकार की, देखिए वैसे भी हमारे भारत देश में डिग्रियों की कमी नहीं है, डिग्री तमाम करके भी बेरोजगार, तो उससे हमें मतलब नहीं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे संकेतन सिद्धांत। तो क्या मानता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पढ़ाई करी फिर उसने डिग्री प्राप्त कर ली, तो इससे देखिए तुरंत पूंजी नहीं उत्पन्न हो गई। इससे हुआ क्या, ये इस बात का संकेत है कि जो डिग्रीधारी व्यक्ति है जिसके पास डिग्री है वो श्रम बाजार में उच्च उत्पादक क्षमता रखता है। तो वो श्रम बाजार में क्या है, लेबर मार्केट में, या और जैसे श्रम बाजार नहीं कोई भी फील्ड मान लीजिए, तो जो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है उससे जो है क्या है कि ये उच्च उत्पादक क्षमता रखता। अब आप सोचेंगे देखिए पढ़ा लिखा तो लेबर ही कर नहीं पाएगा, और तो कैसे उच्च उत्पादन होगा, लेबरी तो अनपढ़ करते नहीं। मतलब जो पैसा होगा
तो वो क्या करेंगे, वो अधिक कमा पाएंगे कोई न कोई बिजनेस करके या किसी भी प्रकार से। तो जो श्रम बाजार में क्या इनका मानना है, जिनके पास संकेतन सिद्धांत के अनुसार जिन व्यक्तियों ने डिग्री धारण की है, तो वो इस बात का संकेत करते हैं, अगर वो श्रम बाजार में डिग्रीधारी व्यक्ति जाता है तो वो क्या करेगा, अधिक उत्पादन क्षमता रखता है वो। तो संकेतन सिद्धांत का यह भी मानना है कि उच्च शिक्षा मानव पूंजी को बढ़ाकर श्रम उत्पादकता नहीं बढ़ाती। मतलब ये मानते हैं कि उच्च शिक्षा, मान लीजिए व्यक्ति ने हायर एजुकेशन प्राप्त करके डिग्री हासिल कर ली, तो इससे ये नहीं होगा कि अब मानव पूंजी को बढ़ गई। मानव पूंजी क्या होती है, जब पढ़े लिखे व्यक्ति जितने आपके देश में अधिक होंगे वही आपकी मानव पूंजी होती है। तो क्या है, मानव पूंजी बढ़ाकर श्रम उत्पादकता नहीं बढ़ती है। श्रम ये मानते हैं, मानव पूंजी तो बढ़ा लिया आपने, जब पढ़े लिखे व्यक्ति आपके देश में हैं, लेकिन उससे श्रम उत्पादकता नहीं बढ़ती, बल्कि ये सिर्फ उसकी तरफ संकेत करती है। क्या, कि जब पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे देश में ज़्यादा हैं तो श्रम ये उत्पादकता भी क्या है, बढ़ाई जा सकती है, ये सिर्फ संकेत करती है। तो ये है फ्रेंड्स संकेतन सिद्धांत। आई होप आप समझ गए होंगे कि संकेतन सिद्धांत क्या है, इसके मानने वाले संकेतन सिद्धांत की क्या मानते हैं। उसके बाद देखिए मानव पूंजी सिद्धांत, ये क्या मानता है। मानव पूंजी सिद्धांत, देखिए ध्यान से हमारी एक एक पॉइंट को समझिए, तो मानव पूंजी सिद्धांत और संकेतन सिद्धांत आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे फ्रेंड्स। वीडियो में अंत तक बने रहिए। और देखिए फ्रेंड्स, छोटी चीज़ से ही बड़ा प्रयास होता है, तो क्या करिए भाई, हमारा नया चैनल है तो क्या करिए भाई, वीडियो को लाइक कर लिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या करिए कि अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें फ्रेंड्स। तो देखिए सर्वप्रथम क्या होता है, 1700 एडम स्मिथ ने क्या किया, 1776 द्वारा इस सिद्धांत पर चर्चा की। देखिए ये जो है एक अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र में पूरा इनकी डिटेल में चर्चा मिलती है। तो हमको सिर्फ मानव पूंजी सिद्धांत पढ़ना है, तो किसकी चर्चा, मानव पूंजी सिद्धांत की चर्चा 1776 में एडम स्मिथ ने इसकी की थी। उसके बाद में क्या होता है, देखिए अल्फ्रेड मार्शल और शुल्ज तथा बेकी ने इसे व्यवस्थित रूप से स्थापित किया। देखिए ये क्या मानते हैं, देखिए औद्योगिक प्रशिक्षण को राष्ट्रीय निवेश के रूप में स्वीकार किया है। अब देखिए ये आगे अभी समझ में आएगा कि ये क्या मानते हैं। देखिए मानव पूंजी सिद्धांत यह स्वीकार करता है, अब ध्यान देना, मानव पूंजी सिद्धांत ये स्वीकार करता है कि उच्च शिक्षा का सीधा संबंध मानव पूंजी दक्षता से होता है। तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि उच्च शिक्षा, जो हायर एजुकेशन बच्चे, स्टूडेंट या कैंडिडेट प्राप्त करते हैं, तो उसका सीधा संबंध मानव पूंजी दक्षता से होता है, कि हमारे देश में मानव पूंजी में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। क्या है कि मानव पूंजी दक्षता से, मतलब बहुत अधिक मानव पूंजी हमारे देश में है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये डिग्रियां प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ये मानते हैं मानव पूंजी सिद्धांत। उसके बाद और देखिए क्या मानते हैं, अभी और स्पष्ट हो जाएगा, अभी नहीं स्पष्ट हुआ होगा कि मानव पूंजी सिद्धांत है क्या। देखिए मानव पूंजी सिद्धांत ये मानता है कि उच्च शिक्षा उच्च मानव पूंजी को जन्म देती है, ये मानते हैं। देखिए उच्च शिक्षा उच्च मानव पूंजी को जन्म देती है, जो उच्च आर्थिक विकास को जन्म देती है। देखिए फ्रेंड्स संकेतन सिद्धांत, देखिए यहाँ देख भी लीजिए, संकेतन सिद्धांत आर्थिक विकास में योगदान हेतु केवल व्यक्ति के उच्च शैक्षणिक डिग्री को महत्व देता था। और लेकिन ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जब मानव शिक्षित होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, तो उसका सीधा संबंध आर्थिक विकास से है। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो विभिन्न प्रकार के पदों पर तैनात होंगे, तो क्या होगा कि उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका जब उनकी आय अधिक होगी तो उनके जीवन का रहन सहन सारा उच्च स्तर का होगा। जिससे क्या होगा, जब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तो हमारे देश का विकास होगा और हमारा देश जो है उसकी आर्थिक उन्नति होगी। तो ऐसा मानते हैं उच्च ये मानव पूंजी सिद्धांत की जितनी ज़्यादा उच्च शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करेंगे उससे सीधे उच्च आर्थिक विकास को जन्म मिलेगा, ऐसा मानते हैं मानव पूंजी सिद्धांत को मानने वाले। लेकिन भैया संकेतन सिद्धांत ये क्या करते हैं, आर्थिक विकास में योगदान के लिए केवल व्यक्ति के उच्च शैक्षणिक डिग्री को ही महत्व देते हैं। ये है,
देखिए, जबकि मानव पूंजी सिद्धांत शैक्षणिक दक्षता, शिक्षा, निवेश के आधार पर तथा निवेश के स्वरूप या प्रकार आदि को भी महत्व देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मानव पूंजी सिद्धांत और संकेतन सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये लागत लाभ विश्लेषण वाला टॉपिक थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के टॉपिक के लिए आज के वीडियो में इतना ही।